Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is atomic size and ionic size of transition elements. ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक लेक्चर पहले हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर मिस कर दिया है, आप मेरे चैनल डॉक्टर बीना की साइंस पे जाके उसको देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, यू कैन राइट इन माय कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। आज हम देखेंगे एटॉमिक एंड आयनिक साइज। क्या होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जैसे ये हमारी डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज है 3D सीरीज, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 21, 22, लाइकवाइज यहाँ तक जाता है 30, यानी कि एवरी स्टेप पे एक प्रोटॉन इंक्रीज होता है। लेकिन व्हाट अबाउट शेल्स? शेल्स क्या है कि इसका 3D1 4s2 मीन्स 4 शेल, 3D2 4s2, 4 शेल्स 22 के लिए, और 23 के लिए क्या होगा 3D3 4s2। तो हम क्या देख रहे हैं, एवरी स्टेप पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग बट नॉट इन आउटर मोस्ट शेल, दे आर इंक्रीजिंग इन पेनल्टीमेट शेल। इस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि अंदर वाला है, पेनल्टीमेट शेल है। और आउटर मोस्ट में कितने हैं? ओनली 2। तो अब लेफ्ट टू राइट दो फैक्टर एक साथ चल रहे हैं। फर्स्ट की जेड इंक्रीज हो रहा है क्योंकि 21, 22, 23 और जेड इंक्रीज हो रहा है, तो इसका क्या काम होता है न्यूक्लियर चार्ज का कि टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड। ये इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो साइज विल डिक्रीज। इसका जो इफेक्ट होता है आर के ऊपर क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, रेडियस डिक्रीज होती है। लेकिन व्हाट अबाउट शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट मीन्स पेनल्टीमेट और वैलेंस शेल के बीच में जो रिपल्शन है, अगर वो इंक्रीज होता है, देखो ये शेल में अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो ये इस शेल के इलेक्ट्रॉन को आउटसाइड क्या करेंगे, पुश करेंगे। और यहाँ पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल पुश, यहाँ पे 3 है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट शेल इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, आउटसाइड पुश जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जिससे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने से आर क्या हो रही है, इंक्रीज। क्योंकि अब ये वाला जो शेल है 4s वाला, ये और ज्यादा बाहर जाएगा तो क्या होगा, शेल का साइज इंक्रीज होगा, ओवरऑल एटॉमिक साइज विल इंक्रीज। तो अब अल्टीमेटली अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट हैपेंस स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम से जिंक तक क्या होता है, तो हम क्या देखते हैं कि स्कैंडियम टू मैग्नीज जैसे जैसे हम जाते हैं, जेड डोमिनेट्स ओवर शील्डिंग इफेक्ट। किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? जेड की वैल्यू ज्यादा होती है। और जो इन अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब कम है, तो इसीलिए जेड की वैल्यू ज्यादा होने से जो आर की वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन मैग्नीज से लेके निकिल तक, अब क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा ज्यादा हो चुका है, 5 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, तो यहां से यहां तक हम क्या देखते हैं, जेड एंड शील्डिंग इफेक्ट बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वल। जब ये दोनों इक्वल हैं तो आर रिमेन्स सेम, तो आर भी क्या रहता है, इक्वल रहता है। लेकिन अगर हम बात करें निकिल टू जिंक, तो हम क्या देखते हैं कि जेड कम हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, डोमिनेट करता है। जब शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है तो आर की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम क्या देखते हैं, स्कैंडियम टू मैग्नीज, जैसे जिंक की वैल्यू बढ़ रही है, जेड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो साइज देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज। देन मैग्नीज टू निकिल रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम नॉट सेम। और निकिल टू जिंक क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो अब हम इसको पूछने में एग्जामिनर इसको कितने टाइप से पूछ सकता है, वो उसको 3 टाइप से पूछ सकता है। पहला कि साइज जो है फर्स्ट डिक्रीजेस, देन रिमेन्स कांस्टेंट, देन इंक्रीजेस। पहले साइज डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट रहता है और फिर इंक्रीज होता है। एक्सप्लेन व्हाई। तो अब आप इसका मतलब वो आपसे तीनों स्टेप पूछना चाह रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि पहले जेड डोमिनेट करता है शील्डिंग इफेक्ट पे, फिर जेड और शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाते हैं, और फिर जेड कम हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, डोमिनेट करता है, इसीलिए साइज इस वे में चलता है। समटाइम्स वो आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता, समटाइम वो आपसे पूछता है साइज फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। अब क्या हुआ कि वो आपसे ये वाला स्टेप नहीं पूछ रहा कि साइज रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि हुआ क्या है, पहले डिक्रीज हुआ है फिर इंक्रीज हुआ है। तो हम क्या कहते हैं इसके अंदर कि साइज जो है डिक्रीज क्यों हुआ है, बिकॉज फर्स्ट जेड डोमिनेट करता है, बाद में कौन डोमिनेट करता है, शील्डिंग इफेक्ट। इट मीन्स वो आपसे सिर्फ 2 स्टेप पूछ रहा है।
अच्छा, कई बार वो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन नहीं पूछता, वो आपसे कहता है साइज ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम। देखो अगर हम फर्स्ट और लास्ट के साइज की बात करें तो वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल बराबर नहीं होता, बस थोड़ा सा फर्क होता है। तो हम क्या कहेंगे, साइज जो है इसका ऑलमोस्ट सेम है। तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो आपसे ये 3 स्टेप या 2 स्टेप नहीं पूछ रहा, वो आपसे कह रहा है कि क्या अकेला जेड डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि अदरवाइज अगर शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता तो साइज लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है, चाहे हम एस ब्लॉक में देखें चाहे पी ब्लॉक में। और यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो हम क्या कहते हैं कि क्योंकि यहाँ जेड डोमिनेट नहीं कर रहा, साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट उसके इफेक्ट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, इसीलिए साइज इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग इट रिमेन्स कांस्टेंट या ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसी बात को वो 3 टाइप से पूछ सकता था। और यू हैव टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, पहले लैंग्वेज समझनी है, फिर आपने वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट अगर बात करें हम आयनिक साइज की, तो देखो आयनिक साइज में क्या होता है कि हम स्कैंडियम की जगह क्या ले लेते हैं, +2, टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2, क्रोमियम +2, आयरन, कोबाल्ट +2, निकेल +2, कॉपर +2, जिंक +2। यानी कि हमने सबका क्या किया, आयन बना लिया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ले ली। जैसे ही हम +2 बनाते हैं, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पहले कहां से बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉन, 4s से। तो ये 4s इलेक्ट्रॉन 4s से आपने ये 4s2 और ये 3d1 से लेके 10 कुछ भी हो सकता है। तो आपने जब इस 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया तो अब ये शेल बचेगा क्या, बिकॉज शेल का एग्जिस्टेंस किससे होता है, इलेक्ट्रॉन से, और जब इलेक्ट्रॉन से नहीं है तो शेल भी नहीं होगा। तो अब यही आउटर मोस्ट हो गया। तो अब अगर बात करें हम स्कैंडियम से लेके जिंक +2, तो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में इंक्रीज हो रहे हैं, 3d में, 4s में नहीं, 3d में। 4s तो है ही नहीं, और 3d क्या है, आउटर मोस्ट है। तो जब आउटर मोस्ट में होता है तो फिर तो शील्डिंग इफेक्ट उतना डोमिनेट नहीं करता। यहाँ पे क्यों डोमिनेट कर रहा था, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेनल्टीमेट में आ रहे थे, 4s था, यहाँ पे 4s नहीं है। तो अब यहाँ पे कौन डोमिनेट करता है, ओनली जेड। जब जेड डोमिनेट करता है तो साइज जो है कंटिन्यूअसली आप देख रहे हो क्या होता है, डिक्रीज होता है। हल्का सा जो यहाँ मैग्नीज और जिंक के ऊपर हल्का सा जो बढ़ता है साइज, वो क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ D5 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन। जब भी किसी एटम में या आयन में फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है तो क्या होता है, ऑर्बिटल अपनी फुल टेंशन में होता है। जैसे किसी कपड़े को अगर हम 5 साइड से खींच सकते हैं और 5 साइड से खींच दें, 5 कॉर्नर हो, 4 हो, और अगर हम 4 कॉर्नर से खींच दें तो वो कपड़ा अपनी फुल टेंशन में आ जाता है, तो वो अपने फुल साइज में होता है। इसीलिए यहाँ पे D5 D10 में क्या है कि वो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड, मतलब चारों तरफ बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सिमेट्रिकल है। तो इसीलिए इनका जो साइज है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा हाई होता है जिंक का और मैग्नीज का, बिकॉज ऑफ D5 एंड D10। अब अगर हम बात करें आपसे कि दोनों में कौन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, लेफ्ट टू राइट जेड भी इंक्रीज हो रहा था और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा था। तो कोई आपसे पूछे कि फास्ट इंक्रीज कौन हो रहा था, किसकी स्पीड ज्यादा थी, तो देखो इन द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज आपने कहा जेड डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब जेड थोड़ा आगे है और शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पीछे नीचे। मैं नीचे से ऊपर बताने वाली हूं कि यहाँ स्कैंडियम है, यहाँ जिंक है। अब बताओ क्या होगा, शुरू में जेड ज्यादा था, सिग्मा पीछे था, लेकिन आप हर स्टेप पे चले, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इधर भी चले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यहां तक आते हुए दोनों बराबर हो गए, मैग्नीज तक पहुंचते हुए दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो गए। अब ये चल रहा है मैग्नीज, निकेल, कॉपर, और ये भी चल रहा है मैग्नीज के बाद आयरन, कोबाल्ट, निकेल, सॉरी मैग्नीज के बाद आयरन, कोबाल्ट, निकेल। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये इससे आगे निकल गया, और निकेल के बाद कॉपर, जिंक में ये यहाँ रहता है और ये आगे हो जाता है। तो बताओ किसकी स्पीड फास्ट है, कि सिग्मा की स्पीड फास्ट है कि सिग्मा तेजी से बढ़ रहा है, कि पहले इसके पीछे था फिर बराबर आया और फिर इससे आगे चला गया। तो ओवरऑल अगर कोई पूछे सीरीज में कौन इंक्रीज करता है, किसकी स्पीड फास्ट होती है, शील्डिंग इफेक्ट की। तो ये था एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज इन 3D सीरीज। अब अगर हम बात करें 4D सीरीज और 5D सीरीज की, तो उसमें भी क्या होता है कि ये जैसे 3D सीरीज में चेंज हुआ है,
सेम वे में 4D सीरीज और 5D में होता है। देखते हैं कि क्या एक ग्रुप में भी ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज होता है। देखिए कैसे, ये स्कैंडियम है, इट्रियम, लैंथेनम, ये आपका ग्रुप 3rd B होता है। इसके पहले अगर हम फर्स्ट ए और सेकंड ए में भी देखें तो हम क्या देखते हैं, टॉप डाउन आने पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। देखो इसके बाहर 1 2 3 4 शेल्स हैं, इसके बाहर 1 2 3 4 5, इसके बाहर 6। जब प्रिंसिपल शेल्स एक एक करके इंक्रीज होते हैं तो नेचुरली साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो जो कि हम 3rd B में ऑब्जर्व भी करते हैं। आप ध्यान दो, इसका एटॉमिक नंबर 21 और इसका नीचे का 39, तो 18 से इंक्रीज हो रहा है। और जबकि यहाँ 39 से 57 कितने से इंक्रीज हुआ, 18 से। मींस 18 प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं और एक शेल इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस स्कैंडियम के साथ वाले ग्रुप टाइटेनियम में जाते हैं, 4th B में जाते हैं, और फिर टाइटेनियम के नीचे जिरकोनियम और जिरकोनियम के नीचे हाफनियम पे आते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि टाइटेनियम टू जिरकोनियम साइज इंक्रीज होता है। नॉर्मल एक्सपेक्टेड साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 22 और इसका है 40, यानी कि कितने से इंक्रीज हुआ, 18 से। लेकिन जैसे ही हम जिरकोनियम से हाफनियम पे आते हैं तो देखो शेल तो एक ही इंक्रीज हुआ, इसके बाहर 1 2 3 4, इसके बाहर 1 2 3 4 5, इसके बाहर 1 2 3 4 5 6। लेकिन आपको देखने में लग रहा होगा ये साइज बड़ा है और ये साइज मैंने क्या ड्रॉ किया है, छोटा ड्रॉ किया है। वाई, क्योंकि यहां से यहां कितने प्रोटॉन्स इंक्रीज हो गए, 32। आप कहेंगे यहां तो 18 हुए थे, यहां 32 क्यों? क्योंकि लैंथेनम और हाफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स कौन से आ जाते हैं, लेंथेनॉइड्स के। तो ये जो एक्चुअल हमारी पीरियोडिक टेबल थी, जो हम बुक्स में देखते हैं वो नहीं, जो एक्चुअल बनाई गई थी वो क्या थी कि पहले यहाँ पे 2 किसके थे, एस ब्लॉक के, फर्स्ट है सेकंड है। फिर ये वाला कौन सा था, 3rd B, और 3rd B में यहाँ पे क्या था, 57 के बाद कंटिन्यूअसली यहाँ तक क्या थे, 71, और 71 के बाद क्या था, 72। और ये 9 ग्रुप्स किसके आते थे, डी ब्लॉक के आते थे। फिर ये पी ब्लॉक पूरा आता था 6 ग्रुप्स का। तो एक्चुअल पीरियोडिक टेबल की जो लॉन्ग फॉर्म थी वो इस तरह से थी। तो यहाँ देखो, जब आप स्कैंडियम से नीचे आते हो इट्रियम, और इट्रियम से कहाँ आते हो, लैंथेनम पे, तो आप क्या देखते हो, 18 और 18 का इंक्रीज है। लेकिन यहां से यहां आने पर 14 एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में प्रोटॉन किसके कारण आ गए, प्रेजेंस ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज के कारण आ गए। तो ये जो 14 एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस को अट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा इनसाइड पुल करता है, अट्रैक्ट करता है, जिससे वो शेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये जो आउटर शेल है ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और इसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और ये जो साइज डिक्रीज है, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज, कि यहाँ पे 14 एलिमेंट्स किसके आए हैं, लेंथेनॉइड सीरीज के आए हैं। इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्शन का नाम होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ये हम कहाँ देखते हैं, ये जैसे टाइटेनियम से जिरकोनियम आए, जिरकोनियम से हाफनियम पे आए, तब हम देखते हैं जिरकोनियम से हाफनियम। लेकिन अगर इसके और आगे वाले ग्रुप्स में जाएं, टाइटेनियम के बाद क्या आता है, वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद आयरन, मैग्नीज, मैग्नीज के बाद आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सारे एटम्स होते हैं। तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे मिडिल ऑफ द सीरीज में मैग्नीज से टेक्नीशियम तक साइज क्या होगा, इंक्रीज, और टेक्नीशियम से नीचे रीनियम पे साइज विल रिमेन सेम। तो ये भी तो एक तरह का डिक्रीज है कि जिसको इंक्रीज होना चाहिए था वो इंक्रीज नहीं हुआ बल्कि वो कांस्टेंट रहा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, साइज रिमेन्स कांस्टेंट। और अगर हम इसी तरह से और आगे चलते जाएं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले ग्रुप तक पहुंच जाएं, तो हम क्या देखते हैं, ये इफेक्ट बचता ही नहीं है। लास्ट तक पहुंचते हुए साइज कंटिन्यूअसली क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आप कहेंगे जब यहाँ पे 14 न्यूक्लियस का इफेक्ट आ रहा है प्रोटॉन्स का, तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मेरे फिंगर के ऊपर यहाँ पे कोई निडल चुभ जाती है, तो क्या होगा, निडल पिस्ट करने से कि मेरे को यहाँ पे दर्द होगा। लेकिन क्योंकि फैक्टर यही है, कॉज यहाँ है दर्द का, और जैसे जैसे मैं इससे दूर जाती जाऊंगी वैसे वैसे क्या होगा, इसका दर्द का इफेक्ट, कॉज का इफेक्ट कम हो जाएगा। सेम वे में जो इफेक्ट है ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये कहाँ जनरेट हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, हाफनियम पे ओरिजिनेट हुआ है।
तो जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे इसका इफेक्ट क्या होता जाता है, कम। पीरियोडिक टेबल में कोई भी चेंज जो पहली बार होता है उसका वो बहुत मेजर होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उससे डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, वैसे वैसे हम क्या देखते हैं, उस कॉज का इफेक्ट कम होता जाता है। तो ये था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की हम 3D सीरीज से 4D। वो आपको इस क्वेश्चन को देखो कितने तरीके से पूछ सकता है, एक ही बात को पूछने के कितने वे हो सकते हैं। वो आपसे पूछ सकता है 3D टू 4D साइज इंक्रीज होता है, 4D टू 5D साइज डिक्रीज होता है। ओके, तो आप इसको कह सकते हो क्यों, यहाँ इंक्रीज है यहाँ डिक्रीज है, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेंड है, यहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। फिर वो इसको नाम लेके पूछ सकता है कि ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और ये थर्ड। तो आपसे कहेगा फर्स्ट टू सेकंड ट्रांजिशन सीरीज साइज इंक्रीज होता है, सेकंड टू थर्ड डिक्रीज होता है, वाई। तो आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो, या वो आपसे इसके नाम लेके पूछ सकता है। जैसे उसने नाम ले लिया टाइटेनियम, जिर्कोनियम एंड हाफनियम, या आयरन, रुथीनियम, ऑस्मियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कोई सा भी जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें से किसी का भी नाम लेके पूछ सकता है कि यहाँ से यहाँ साइज इंक्रीज है, यहाँ डिक्रीज है, यहाँ इंक्रीज है, यहाँ डिक्रीज या फिर कांस्टेंट, यहाँ पे इंक्रीज और यहाँ पे डिक्रीज या फिर कांस्टेंट, या फिर ऐसे भी कह सकता है कि साइज इंक्रीज हुआ लेकिन कम हुआ। यानी कि अगर यहाँ 2 से 4 था, यहाँ 6 एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये 6 ना होके 4.2 हो गया। तो ये भी क्या है, जितना इंक्रीज होना चाहिए था उतना नहीं होगा। तो इसको अंदर वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आप जब आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स को अच्छे से याद कर रखा है। अगर आपको एलिमेंट्स की पोजीशन नहीं पता, तो आपको अगर उसने इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मैंने एक अपना यूट्यूब पे लेक्चर डाला है, हाउ टू मेमोराइज पीरियोडिक टेबल। उसमें मैंने आधे घंटे में बताया कि कैसे हम पीरियोडिक टेबल को आसानी से याद कर सकते हैं, पूरे 112 एलिमेंट्स को आधे घंटे से पहले याद कर सकते हैं। बस बात यही है कि आपने उसको उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो अगर आपने वो याद कर रखी है तो आप इस तरीके के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, अगर हम 4D 5D देखें और 5D से नीचे 6D देखें, 5D से 6D, तो अब यहाँ 14 एलिमेंट्स किसके आ जाते हैं, एक्टिनॉइड सीरीज के। किसके, देखो इसके नीचे भी एक सीरीज होती है जो 89 से स्टार्ट होती है, एक्टिनॉइड सीरीज। तो यहाँ पे जैसे 3D से 4D, 4D से 5D, 5D से 6D। अब क्यों होगा ये कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज। तो जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, सेम वैसे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, पर ये इसको हम सिग्निफिकेंटली पढ़ते नहीं है। वाई, क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो अनस्टेबल है, अभी तक उनकी ज्यादा स्टडी नहीं हुई है। बस आपको एक नाम पता होना चाहिए कि जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज, वैसे ही क्या होता है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज। अब अगर हम 3D, 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स के साइज को ड्रॉ करें तो हम क्या देखते हैं कि जैसे इस एक्सिस पे हमने जेड लिया, इस पे रेडियस लिया, तो 3D का जो साइज है वो इस तरह से पहले डिक्रीज होता है, देन रिमेन कांस्टेंट, देन इंक्रीज होता है। लेकिन 4D का साइज इससे क्या है, बड़ा। आपने देखा था कि एक शेल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये 4D का साइज जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है, ये पहले डिक्रीज होता है, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट, फिर इंक्रीज होता है। लेकिन 5D का साइज आप ध्यान से देखो कि सिर्फ पहले एलिमेंट पे ही वो इंक्रीज है, उसके बाद वो इसके और इसके क्या है, 4D के बिल्कुल बराबर है। वाई, यहाँ पे गैप क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से हम अपने रिजल्ट को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम +2 आयन सीरीज का जो मैंने आपको ग्राफ बना के बताया कि वो इस तरीके से लगातार क्या होता है, कम होता है, क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट नहीं करता। तो हम क्या देख रहे हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक की जो वैल्यूज हैं वो लगातार क्या होती जा रही हैं, डिक्रीज होती जा रही हैं। आप 0.90 से चले और कहाँ तक आ गए आप, 0.72 तक। तो इट मीन्स जो शील्डिंग इफेक्ट है उसका रोल केवल एटॉमिक साइज में है, उसका रोल आयनिक साइज में नहीं है।
एटॉमिक साइज से ही हम एटॉमिक डेंसिटी और मेटेलिक डेंसिटी को भी एक्सप्लेन करते हैं। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम 3D सीरीज में क्या देखते हैं कि जेड की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, तो मास कंटिन्यूअसली क्या होता है? इंक्रीज। मीन्स इन द बिगिनिंग ऑफ सीरीज, इन द मिडिल ऑफ सीरीज एंड इन द लेटर सीरीज हम उसको हमेशा इंक्रीज ही देखते हैं। लेकिन वॉल्यूम के लिए हमने अभी पढ़ा था कि वॉल्यूम जो है सीरीज में पहले डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर इंक्रीज होता है। तो देखो पहले डिक्रीज, फिर कांस्टेंट और फिर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो डेंसिटी क्या होगी? यहाँ पे दोनों ही फैक्टर, इन द बिगिनिंग ऑफ सीरीज मास भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्योंकि रेडियस से कैसे अफेक्टेड होता है मास? वॉल्यूम। आपने वॉल्यूम और उसमें रिलेशन देखा तो वो क्या होता है? 4/3 πr³, ये उसका वॉल्यूम होता है। और ये मास इंक्रीज हो रहा है, आर इंक्रीज हो रहा है, तो आर डिक्रीज हो रहा है। आर डिक्रीज होने से वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो देखो इन द बिगिनिंग ऑफ सीरीज जो है डेंसिटी ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स ये इंक्रीज होती है। लेकिन इन द मिडिल ऑफ सीरीज आप क्या देख रहे हो? मास तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम। तो जब ऊपर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो डेंसिटी विल इंक्रीज, तो इसलिए यहाँ पे डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। लेकिन लेटर सीरीज में हम क्या देखते हैं कि मास तो इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अब डेंसिटी, जब ये चीज इंक्रीज होगी तो डेंसिटी हम क्या देखते हैं? डिक्रीज होती है। तो इसीलिए जो लास्ट वाली सीरीज होती है, एलिमेंट्स होते हैं, उनकी डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो ये हमने देखा 3D सीरीज की डेंसिटी। सेम वे में अगर हम 4D की बात करें तो 4D सीरीज में भी क्या होता है? सेम यही पैटर्न फॉलो होता है, लेकिन मास जस्ट डबल होता है और साइज उतना वेरी नहीं करता। वेरी करता है पर उतना डोमिनेटली वेरी नहीं करता। तो हम क्या देखते हैं? डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है और सेम पैटर्न में इंक्रीज होती है जैसे 3D की होती है। लेकिन अगर हम बात करें 5D सीरीज की तो 5D में हमने क्या देखा कि मास तो जस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि लेंथेनॉइड सीरीज वाले प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी बीच में आ गए। वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता बल्कि लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के कारण क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो जब ये वाली वैल्यू डिक्रीज हो रही है और मास 5 टाइम ज्यादा इंक्रीज हो गया तो हम क्या देखते हैं? डेंसिटी बहुत बड़े गैप के साथ, इतने गैप के साथ इंक्रीज होती है। ये इन तीनों का 3D, 4D, 5D सीरीज का पैटर्न होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होगी इस सीरीज में, 3D सीरीज में, तो 3D सीरीज में हम क्या देखते हैं कि जो क्रोमियम है इंस्टेड ऑफ मैग्नीज, क्रोमियम की डेंसिटी ज्यादा होती है। वाई? क्योंकि डेंसिटी जो है वो एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो एटॉमिक डेंसिटी, कि उसका एटम कितना हैवी है। जैसे एटम बहुत हैवी है, डेंस है, उसका मास ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, ऐसे वाले एटम्स को आप पैक करोगे तो वो जो क्रिस्टल बनेगा वो भी क्या होगा? काफी हैवी होगा। लेकिन एक आप हल्के हल्के एटम्स जो खाली हैं, कहना चाहिए कि जिनका वेट कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, इनको पैक करेंगे तो क्रिस्टल का वेट भी क्या होगा? कम, डेंसिटी कम होगी। तो एटॉमिक डेंसिटी पे डिपेंड करती है क्रिस्टल की डेंसिटी। दूसरा डिपेंड करती है बॉन्डिंग पे, मेटेलिक बॉन्डिंग। अब वो जो मेटेलिक बॉन्डिंग है ये किस पे डिपेंड करती है? मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। अब ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये होते हैं आपके 4s में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर शेल, चाहे वो पेयर्ड है चाहे वो अनपेयर्ड है। और दूसरा 3D के केवल अनपेयर्ड। इनर शेल के खाली अनपेयर्ड लेते हैं, 4s के हम पेयर्ड भी और अनपेयर्ड भी सारे लेते हैं। तो देखो इनमें तो सब में 2 है। अगर हम बात करें स्कैंडियम से लेके जिंक तक, कॉपर और इसमें क्रोमियम में क्या थे? 1। लेकिन डी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है? 1 2 3, यहाँ 5, ये 6 7। अब देखो 6 होगा तो अनपेयर्ड कितने हो जाएंगे? 4। और यहाँ 7 होगा तो 3, 8 होगा तो 2। कॉपर में के केस में क्या होते हैं? 10। और ये भी क्या होते हैं? 10। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मिडिल में क्या है? बहुत ज्यादा है। तो मिडिल वाले एलिमेंट्स की जो बॉन्डिंग है, यानी कि मेटल और मेटल के बीच की बॉन्डिंग, ये क्या होती है? काफी स्ट्रोंग होती है। तो ये पास पास आ जाते हैं। तो मैग्नीज के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 + 2 7।
क्रोमियम के पास कितने हैं 5 + 1 6। तो मैग्नीज की पैकिंग क्या होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन होती किसकी है क्रोमियम की। वाई? क्योंकि क्रोमियम के केस में जो पैकिंग है वो इस तरह की होती है। तीसरा फैक्टर होता है पैकिंग। तो क्रोमियम की पैकिंग होती है HCP। HCP में क्या होता है, हम दो के नीचे एक, ये दो के बीच में एक, दो के बीच में एक, दो के बीच में एक, ऐसे हम पैकिंग करते हैं। ये क्लोज पैकिंग होती है। 74% वॉल्यूम इसमें पैक्ड होता है, ओनली 26% जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वो खाली होता है। जबकि मैग्नीज के केस में जो पैकिंग है वो BCC होती है, एक के नीचे एक लगाते हैं हम, दो के नीचे एक नहीं, एक के नीचे एक। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी ओनली 68% होती है, यानी कि रेस्ट 32% वॉल्यूम जो है इंटरस्टिशियल स्पेस के रूप में खाली होता है। तो इसीलिए क्योंकि पैकिंग किसकी क्लोज है क्रोमियम की, इसीलिए क्रोमियम की डेंसिटी क्या होती है पीक पे होती है, ना कि मैग्नीज की डेंसिटी पीक पे होती है। अब जैसे इस सीरीज में हमने डेंसिटी का कर्व देखा, इसी तरीके से 4D और 5D सीरीज में भी क्या होता है एलिमेंट्स की डेंसिटी मिडिल में ज्यादा होती है। और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि पैकिंग बॉन्डिंग और पैकिंग किसकी ज्यादा है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो हम क्या देखते हैं कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट इन द ट्रांजिशन सीरीज, नहीं पूरे मेटल्स में हाईएस्ट है। इसीलिए हम इसको किसमें काम में लाते हैं, बल्ब के फिलामेंट्स में। आपने बल्ब देखे होंगे, वहां जो उसके अंदर एक पतली सी वायर होती है स्प्रिंग की शेप में, वो टंगस्टन की इसीलिए बनाते हैं कि हाई टेम्परेचर पे भी वो जल्दी से मेल्ट नहीं होती और जल्दी से ब्रेक नहीं होगी, मेल्ट नहीं होगी तो, और इलेक्ट्रिक का करंट फ्लो होता रहेगा और बल्ब ग्लो करता रहेगा। अगर हम किसी और एलिमेंट का बनाएं तो क्या होगा, वो ग्लो नहीं करेगा, मेल्ट होके उसका कनेक्शन हट जाएगा और बल्ब फ्यूज हो जाएगा। जैसे हमने देखा कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है सबसे ज्यादा होता है। और अगर हम डेंसिटी की बात करें तो हम क्या देखते हैं, ऑस्मियम और इरिडियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ऑस्मियम की ऑलमोस्ट 22.6 ग्राम पर सीसी होती है, जबकि इरिडियम की 22.5 ग्राम पर सीसी होती है। तो इस तरीके से जो डेंसेस्ट एलिमेंट हैं वो भी हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट ही होते हैं। तो दिस ऑल अबाउट एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर किसी स्टूडेंट ने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिस्कस किया है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बीना की साइंस पे जाके उसको देख सकते हो। और आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो दैट आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। थैंक यू।